आप सभी का स्वागत है स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आदित्य कुमार। कैंसर की गिनती इंसान को होने वाले सबसे खतरनाक बीमारियों में की जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर में पनपती रहती है। अगर समय से पता चल गया तो ठीक, वरना मरीज का बचना मुश्किल हो जाता है। शरीर का शायद कोई भी अंग हो जिसमें इसका खतरा ना हो, यानी ये शरीर के किसी भी हिस्से को अपना शिकार बना सकता है। हमारे देश में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ये भी सच है कि इसके इलाज में भी बेहतरी आई है। यही वजह है कि अब पहले के मुकाबले कई ज्यादा लोग ठीक हो पा रहे हैं। स्वस्थ किसान में आज हम कैंसर पर ही बात करने वाले हैं। विषय रहेगा कैंसर रोग के कारण, उपचार और बचाव। अगर आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो निसंकोच अभी हमें हमारे इन फोन नंबर्स पे टेलीफोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800113060 और 1800113061। इस फोन पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। आज के विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच तीन मेहमान, तीन एक्सपर्ट मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर डोडुल मंडल। डॉक्टर डोडुल मंडल एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैक्स साकेत, नई दिल्ली में। बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैं पहला सवाल डॉक्टर डोडुल मंडल आपसे पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, कैंसर की बीमारी होती क्या है और अमूमन कितने प्रकार के कैंसर होते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, इतना इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आज रखने के लिए। जी, जैसे कि हमें मालूम है कि कैंसर या रसोली की जो गांठ होती है, ये शरीर का कोई भी अंग में हो सकता है। चाहे ये सर का चमड़ी से लेके पैर के नाखून तक कोई भी जगह में हो सकता है। जी, जब हमारा बॉडी का सेल्स ग्रोथ जो होती है वो अनकंट्रोल होती है, यानी बॉडी उस ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत तेजी से ग्रोथ होना चालू होता है, तो उसको हम कहते हैं ट्यूमर। जी, अब इस ट्यूमर का दो प्रकार होता है, जिसका एक को हम कहते हैं कि बिनाइन ट्यूमर, जिससे जीवन का हानि का रिस्क कम होती है, जो ज्यादातर टाइम जहां पे शुरुआत होती है वहीं पे रह जाते हैं। जी, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर, जो कि शुरुआत होती है कोई एक जगह से, जैसे जैसे टाइम जाता है धीरे धीरे वो ट्यूमर बढ़ता है और धीरे धीरे ये शरीर का हर एक ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है, यानी स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है। जी, तो इस तरीके से हम बेसिक डिफरेंशिएशन या बेसिक टाइपिंग करते हैं कि बिनाइन ट्यूमर और कैंसर। अब कैंसर में भी हम इसको डिफाइन करते हैं कि इस किस सेल से इसका ओरिजिन हो रही है। अच्छा। जैसे कि एक होता है एपिथेलियल सेल, जी, जिसको हम कहते हैं कार्सिनोमा। जी, और एक होता है मेसेनकाइमल सेल, जहां से ट्यूमर ओरिजिन होती है, तो हम इसको कहते हैं सार्कोमा। ठीक है। इसके अलावा एक और टाइप हमारा होता है जिसको हम यूजुअली इसमें डिस्कस नहीं करते, उसको हम कहते हैं लिक्विड कैंसर, यानी ब्लड कैंसर, जो कि ब्लड फॉर्मिंग सेल से होती है, जिसके बारे में डॉक्टर कॉल आपको और भी जानकारी देंगे। तो बेसिक इस तीन टाइप में हम कैंसर को डिवाइड करते हैं। ओके, मैं डॉक्टर डोडुल आपका रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, एक चीज ये बताएं कि आजकल जो कैंसर को एक महामारी के तौर पे देखा जा रहा है, जी, ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब? ये भी एक बहुत शानदार सवाल आपने पूछा है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि महामारी हम किसको कहते हैं, कब कहते हैं। जब कोई भी बीमारी, चाहे कोई भी बीमारी के बारे में आप सोच सकते हैं, एक कंट्री का या एक कॉन्टिनेंट जिसको हम महादेश कहते हैं, सबका एक पैटर्न होता है कि साल में कितना होनी चाहिए। जी, जब ये एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको हम महामारी कहते हैं। जैसे कि अभी हम सब देख रहे हैं कोरोना महामारी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ऐसे कैंसर का भी एक एक्सपेक्टेड पैटर्न था, लेकिन पिछले 10, 15, 20 साल से जो हम देख रहे हैं कि इसका जो नंबर है हर साल ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल। अगर मैं पूरा दुनिया की बात करूं तो इस टाइम पे हर साल पूरा दुनिया में करीब 2 करोड़ नई कैंसर डिटेक्ट होता है। जी, अगर हमारा देश की बात करूं तो हर साल करीब 13 लाख नई कैंसर डिटेक्ट होता है। जी, जी। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2040 के बीच में हमारा देश में ये नंबर 67% ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल। तो ये काफी ज्यादा है बहुत। और जब ये इतना ज्यादा होता है तो हम उसको महामारी कहते हैं। और सिर्फ ये एडल्ट्स में नहीं, हम अगर यही नंबर देखते हैं तो बच्चों में भी यही नंबर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो जब ये सारे चीज बढ़ रहा है, बच्चों में बढ़ रहा है, एडल्ट्स में बढ़ रहा है, और हम देख रहे हैं कि
पूरा दुनिया में ये बढ़ रहा है तो हम इसको कहते हैं कि एक मॉडर्न एज एपिडेमिक यानी महामारी है। महामारी है, जी, बिल्कुल। कैंसर में बायोप्सी के टाइम पे फैल सकता है। हम इसके बारे में बहुत केयरफुल रहते हैं, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ सार्कोमा। जो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा होता है या बोन सार्कोमा होता है, वहां पे हम हमेशा यही कहते हैं कि जो डॉक्टर या जो सर्जन आपका ऑपरेशन करेंगे, बायोप्सी उनके गाइडेंस पे होनी चाहिए, ताकि वो बायोप्सी का ट्रैक जब ऑपरेशन करेंगे उसको भी वो साथ साथ निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज दिमाग में रखना है कि बायोप्सी कोई भी रैंडम जगह से नहीं करानी है, जी। प्रॉपर सेंटर में अंडर ट्रेन डॉक्टर गाइडेंस पे ही करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर जो होता है क्या इसकी कोई एज भी निर्धारित है और उसका प्रमुख कारण क्या है और इलाज कराने से कहाँ तक इसके ठीक हो जाने की संभावना होती है? ठीक है, आप जानना चाह रहे हैं किस एज में ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना हाँ, है? ये स्टार्ट होता है किस एज में, क्या कोई प्रमुख एज निर्धारित है कुछ? ठीक है, डॉक्टर डोडल आपसे पूछना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वो ये सवाल पूछने के लिए। जी जी। ऐसे है कि जो हम कहते हैं कि कोई भी एज, ऐसे कोई भी एज नहीं जिस एज में कैंसर नहीं हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर भी कोई भी एज में हो सकता है। कहा जाता है कि बच्चों में जो सबसे कॉमन ट्यूमर है उसमें ब्रेन ट्यूमर आता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अडल्ट्स में ब्रेन ट्यूमर नहीं होता है। बच्चों का ब्रेन ट्यूमर का टाइप डिफरेंट होता है, अडल्ट्स में ब्रेन ट्यूमर का टाइप डिफरेंट होता है। तो ये दिमाग से सबसे पहले निकाल देना चाहिए कि बच्चों में नहीं हो सकता है, अडल्ट्स में नहीं हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर कोई भी एज में हो सकता है। हम बहुत बच्चों देखते हैं जिसका ब्रेन ट्यूमर होता है, और बच्चों में जो ब्रेन ट्यूमर होता है ज्यादातर उसमें हम जो देखते हैं मेडलोब्लास्टोमा, जो कि ब्रेन की पीछे की तरफ होती है। कुछ हाई ग्रेड ग्लायोमास आजकल हम देख रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन बच्चों में धीरे धीरे उसका भी नंबर बढ़ रहा है। ऐसे एडल्ट्स में जो हम देखते हैं सबसे कॉमनली उसको हम कहते हैं ग्लायोमा, जो कि कैंसरस ट्यूमर है। एडल्ट्स में बहुत कुछ बिनाइन ट्यूमर भी हो सकता है जो कि बच्चों में भी हो सकता है। तो कोई भी एज ब्रेन ट्यूमर से इम्यून नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, उम्र से कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, जैसे कि बिल्कुल डॉक्टर कोई साहब रिश्ता बता रहे हैं, नहीं है। किसी उम्र में भी हो सकता है। और वो डॉक्टर साहब कारण पूछना चाह रहे थे। ब्रेन ट्यूमर का बहुत कोई खास कारण अब तक पता नहीं चला। बहुत लोग स्पेकुलेट करते हैं, सोचते रहते हैं कि आज के लिए जो हम मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं इससे ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, लेकिन ये मोबाइल का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इसका जो रेडिएशन के नेचर है, इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि इससे बिल्कुल हो ही सकता है। ज्यादातर टाइम पे बच्चों के जब कोई ट्यूमर्स होता है, अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांगली पॉजिटिव होता है तो हम जेनेटिक टेस्टिंग और जेनेटिक काउंसलिंग करवाते हैं। एडल्ट्स में जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं उसका भी खास कोई रीजन यानी कारण हमें पता नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। डॉक्टर डोडल आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जो कैंसर के जो लक्षण हैं, अगर हम लक्षणों की बात करें, जी। क्या होते हैं, उस विषय में हमें आप बताएं। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो आम इंसान के लिए कर रहे हैं, आम आदमी के लिए कर रहे हैं, जो कि सब कुछ आसान भाषा से समझ सकते हैं। जी। तो हम जो कुछ बहुत कॉमन सिम्टम्स होता है, यानी एक होती है कि बॉडी में कहीं पे भी कोई गांठ है जो कि काफ़ी सालों से था लेकिन अब बहुत जल्दी बढ़ रहा है, जी। तो ये एक साइन होती है जो कि कैंसर हो सकता है। कई जगह पे हमारा चमड़ी में कोई निशान होती है, काला काला दाग होता है जिसको हम मोल्स कहते हैं। जी। तो उसमें भी कई बार ये चीज दिखा जाता है कि वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो था शरीर में पिछले 10 साल 15 साल 20 साल, अचानक पिछले 1 महीने 2 महीने से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये एक साइन होती है जिससे कि हम सोचते हैं कि ये स्किन का कैंसर हो सकता है। सडन चेंज इन बाउल हैबिट, यानी किसी का डेली अच्छा चल रहा था, पिछले 3 महीने 6 महीने से कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो कभी डायरिया हो रही है, कभी स्टूल के साथ ब्लड निकल रहा है, कभी यूरिन के साथ ब्लड निकल रहा है। तो कोई भी ऑर्गन से अगर ब्लीडिंग होती है तो ये एक साइन हो सकता है। जी। कोई एक अल्सर है बॉडी में जिसको हम कहते हैं घाव था, जी। अगर बहुत दिनों से लंबी दिनों से कोई घाव है जो कि हीलिंग नहीं हो रही है, जी। तो उसको भी हम कैंसर का साइन मानते हैं। अच्छा। किसी को खांसी हो रही है, जी। महीनों भर खांसी हो रही है, तो हम सोचते हैं कि कई बार कि ये भी कैंसर से हो सकता है। जी। लेकिन हम कुछ चीज़ों में खांसी के जो प्रॉब्लम है आज के दिन में पॉल्यूशन रिलेटेड, तो इसके साथ भी उसको डिफरेंशिएशन करना जरूरी होता है। तो जो डॉक्टर देखेंगे जरूर वो ये भी डिसाइड करेंगे कि ये पॉल्यूशन, कोल्ड या इन्फेक्शन रिलेटेड कफ है या ये ट्यूमर से हो सकता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे हम ब्रेन ट्यूमर का सवाल अभी सुन रहे थे, तो जैसे ब्रेन ट्यूमर का जो कॉमनेस्ट सिम्टम्स होता है, किसी को हेडेक होती है जो कि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है,
कॉमन मेडिसिन से वो ठीक नहीं हो रही है, नींद से उठने के बाद ही हेडेक चालू हो गया है, कभी कभी उससे दौरा भी पड़ता है, कभी पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ये जो सिम्टम्स होता है हम सोचते हैं कि हो सकती है इनका कोई ब्रेन ट्यूमर हो। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं सडनली कोई वीकनेस लेकर, बिल्कुल अच्छा खासा बंदे चल रहा था, सडनली एक हाथ का या पैरों का वीकनेस आ गया। तो हमने ऐसे भी पेशेंट देखा जिसका स्कैन में फिर अल्टीमेटली ट्यूमर निकला। तो ये जो प्रॉब्लम्स, ये जो सिम्टम्स है बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है, लेकिन ये सारे सिम्टम्स कैंसर के कारण हो सकता है। जरूरी है ये समझना कि हर एक सिम्टम कैंसर के लिए जब हो सकता है, लेकिन हर एक सिम्टम कैंसर से नहीं है। बिल्कुल, तभी हमें टेस्ट करने की जरूरत होती है। वही हेडेक के लिए हम एमआरआई एडवाइस करते हैं जब हमारा सोच में आता है कि ये ट्यूमर हो सकता है, लेकिन हर एक बंदा अगर हमारे पास आता है कि हेडेक है तो हम एमआरआई जरूर नहीं करवाते हैं। तो ये डॉक्टर के एक्सपीरियंस और उनका अंडरस्टैंडिंग से होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप यही कहना चाह रहे हैं कि संदेह तो है लेकिन पुख्ता तौर पे आप कह नहीं सकते कि ये लक्षण उसी के हैं, और जांचों के बाद ही उसका क्लैरिटी या स्पष्टता आती है। डॉक्टर डोडल, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर किसी को कैंसर हो जाता है जी, तो कौन सा ट्रीटमेंट उसको करवाना चाहिए? डॉक्टर साहब, इस विषय में हमें बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इसका कोई वन सेंटेंस या वन वर्ड मैजिक सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, हर एक पेशेंट डिफरेंट है, हर एक पेशेंट का कैंसर डिफरेंट है। एक ही कैंसर दो अलग पेशेंट में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले हमें देखना होता है कि पेशेंट क्या है जी, कैंसर कहाँ पे है। उसके बाद आते हैं कि उसका टाइप कौन सी है, जो हम बायोप्सी में देखते हैं। फिर हम देखते हैं उसका स्टेज क्या है, जो हम मल्टीपल स्टडीज करते हैं, जैसे हम कभी सीटी स्कैन करते हैं, कभी एमआरआई करते हैं, कभी पेट सीटी स्कैन करते हैं। तो इतना सारे स्टडीज के बाद हम डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर पेशेंट का कैंसर क्या टाइप है, क्या स्टेज है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम एकदम ऑप्शंस पूछना चाहते हैं कि कैंसर में क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो 3-4 ही ट्रीटमेंट है जो कि कोई भी कैंसर में यूज करते हैं, जैसे कि सर्जरी यानी ऑपरेशन, दूसरा रेडिएशन, तीसरा कीमोथेरेपी या सिस्टेमिक थेरेपी, जिसके अंदर हम आज के दिन में केमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सारी चीज बताते हैं। तो ये 3 ही ट्रीटमेंट है जिसको हम A+B+C या फिर A+B, B+C, A+C डिफरेंट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से यूज करते हैं। कभी हम सर्जरी पहले करवाते हैं, तो कभी रेडिएशन पहले करवाते हैं, तो कभी कभी केमो पहले करवाते हैं। तो वो डिपेंड करते हैं पर्टिकुलर पेशेंट, कैंसर का टाइप, कैंसर का लोकेशन, स्टेज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशेंट का कंडीशन कैसा है, कि क्या पेशेंट जो ट्रीटमेंट हम सोच रहे हैं, क्या पेशेंट वो ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करने के कंडीशन पे है कि नहीं। तो इसके बाद ही हम फाइनल डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होना है। बिल्कुल डॉक्टर, तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए